आज हम डिस्कस करेंगे समरूपता। आपकी 10th क्लास का ये जो टॉपिक है समरूपता, जिसको हम इंग्लिश में सिमिलर ट्रायंगल्स बोलते हैं। समरूप त्रिभुजें। आप जैसे हायर क्लास में मैथ्स पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश मीडियम फेस करना पड़ेगा, इसके साथ साथ कुछ इंग्लिश की टर्म्स में हम डिस्कस करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स, नाम से ही देखिए समरूपता। समरूपता का मतलब है जिसका रूप समान है, रूप एक समान है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। देखिए मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा आपको। ये मेरे पास एक 500 रुपये का नोट है, ये 500 रुपये का नोट है। ये मेरे पास एक और दूसरा नोट है, 100 रुपये का नोट है। ये दोनों समरूप हैं क्योंकि दोनों का रूप एक समान है। रूप, शक्ल दोनों का बिल्कुल एक जैसी शेप है, सो दोनों को समरूप कहेंगे हम, दोनों समरूप हैं। और देखिए और एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मेरे पास ये एक 2 रुपये का सिक्का है, ये मेरे पास 500 रुपये का नोट है। ये दोनों समरूप नहीं है क्योंकि रूप दोनों के अलग अलग हैं। इसका रूप अलग है, ये गोलाकार आकृति में है, ये आयताकार आकृति में है, तो समरूप ये नहीं है, ये समरूप नहीं है। और देखिए मेरे पास ये एक और कॉइन है। ये मेरे पास एक कॉइन है, 1 रुपये का कॉइन है। छोटा कॉइन आपको नजर आ रहा होगा, 1 रुपये का कॉइन है। ये 2 रुपये का कॉइन है। मेरे को ये बहुत बारीकी से नजर आ रहे हैं। ये दोनों आपको लगता होगा ये समरूप हैं, लेकिन बच्चों ये दोनों समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मैं बहुत नजदीक से आपको दिखाऊं, ये जो 1 रुपये का सिक्का है ये बिल्कुल सर्कुलर शेप है, ये बिल्कुल गोलाकार है, ये वृत्त की आकृति का है। ये जो मेरे पास एक कॉइन है 2 रुपये का जो कॉइन है, ये वृत्त की आकृति का नहीं है, ये यहाँ पे चपटा है, इसकी ये भुजाएं हैं, ये बहुभुज की आकृति का है। बहुभुज क्या होता है? जिसमें बहुत सारी भुजाएं हैं। ये गोल नहीं है बच्चों, ध्यान से अगर आप देखो, ये गोल नहीं है, ये बहुभुज की आकृति है और ये बिल्कुल गोलाकार आकृति है। ये दोनों समरूप नहीं है, दोनों समरूप नहीं है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मैं दूसरा एक और मेरे पास 2 रुपये का सिक्का है, ये भी यस 2 रुपये का सिक्का है। ये जो 2 रुपये का, अब मैंने सिक्का उठाया, पहले वाले सिक्के को मैं जेब में डाल लेता हूँ। इसको जेब में डाल लिया मैंने क्योंकि वो बहुभुज की आकृति का था, वो यहाँ से चपटा था। ये बिल्कुल गोल है, ये बिल्कुल सर्कल की शेप का है, गोलाकार आकृति का है। और ये 1 रुपये का सिक्का भी गोलाकार आकृति का है। ये दोनों समरूप हैं, ध्यान देंगे मेरी बात की तरफ। अब मैं तीनों को इकट्ठे रखता हूँ, तीनों को इकट्ठे रखता हूँ। तीनों में ये दोनों समरूप हैं। जैसे ही इस 2 रुपये की सिक्के की एंट्री हुई, इस 2 रुपये के सिक्के की एंट्री हुई, ये ना तो 1 रुपये के सिक्के के साथ समरूप है, ना ही इसके साथ। ये बहुभुज की आकृति का है, इसकी ये भुजाएं चपटी हैं। तो समरूप का मतलब रूप एक जैसा, रूप एक जैसा। अब मेरे पास बहुत सारे सिक्के हैं, ये देखिए एक और 5 रुपये का सिक्का दिखाता हूं। ये तीनों गोलाकार आकृति के हैं, तीनों सिक्के समरूप हैं क्योंकि तीनों का रूप एक समान है। अगर इनका आकार देखिए, साइज, आकार अलग अलग है। 1 रुपये का सिक्का और 2 रुपये का सिक्का देखिए बड़ा और छोटा होते हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है। ये समरूप तो है। समरूपता के बाद एक और टर्म आपने पढ़ा है, सर्वांग समता। 9वीं क्लास में आपने सर्वांग सम सीखा है। अब आप समरूप पढ़ रहे हैं, दोनों में बड़ा भारी अंतर है। क्या अंतर है? ये दोनों सिक्के पहले उदाहरण से देखें, फिर हम ज्योमेट्री से दूसरे तरीके से भी देखेंगे। ये जो 2 सिक्के हैं, एक 1 रुपये का सिक्का मेरे हाथ में, दूसरा 2 रुपये का सिक्का, दोनों समरूप तो हैं बच्चों, दोनों का रूप तो एक समान है, पर दोनों सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम कब होते हैं? अगर 2 समरूप आकृतियां, ये 2 समरूप आकृतियां, इनका रूप तो एक जैसा है, अगर इनका आकार भी एक जैसा हो जाए, इनका आकार भी एक जैसा हो जाए। कैसे? मैं एक और सिक्का ले रहा हूं बिल्कुल इसी जैसा। दोनों 2 रुपये के सिक्के हैं, दोनों समरूप हैं, बिल्कुल समरूप हैं। दोनों को आकार भी एक जैसा है। अगर एक सिक्के के पीछे मैं दूसरे सिक्के को छुपा लेता हूं, आपको पीछे वाला सिक्का नजर नहीं आता है। दोनों का अगर मैं इसको इसके आगे रख लूं फिर भी नजर नहीं आता,
क्योंकि कई बार ऐसा लगे कि आगे सिक्का छोटा है पीछे सिक्का बड़ा है, या आगे बड़ा रख दूँ पीछे छोटा रख दूँ, नजर तो तब भी नहीं आएगा। मैं दोनों को ऐसे पलट के भी देखता हूँ, एक दूसरे के पीछे रखता हूँ बारी बारी से, एक सिक्के के पीछे दूसरे सिक्का नजर नहीं आता। दोनों सिक्के समरूप थे तो दोनों का आकार भी एक जैसा है। अब ये दोनों सर्वांग सम हो गए। अगर दो समरूप आकृतियां, दो ऐसी आकृतियां जिनका रूप एक समान है और दोनों का साइज भी एक जैसा हो जाए, आकार भी एक जैसा हो जाए, आकार में भी एक जैसी बन जाए, तो वो सर्वांग सम बन जाती है। ध्यान दें, गणित की भाषा में हम इसको ये कहेंगे, जिन दो आकृतियों का, ज्यादातर हम त्रिभुजें पढ़ेंगे, आकृतियों में ज्यादातर त्रिभुजें पढ़ेंगे, पर हम सारी आकृतियों की बात करेंगे। जिन दो आकृति का आकार, जिन दो का शेप, जिनका रूप एक जैसा है और दोनों का आकार भी एक जैसा हो जाए। अगर मैं इंग्लिश में यूज करूं शेप एंड साइज, शेप भी एक जैसी हो और साइज भी एक जैसा हो। और अगर गणित की भाषा में कहूं, दो समरूप त्रिभुजें, दो सिमिलर ट्रायंगल्स सर्वांग सम बन जाएंगी, सर्वांग सम बन जाएंगी अगर दोनों अक्षेत्रफल में भी एक जैसी हों। आकार का मतलब उनके अक्षेत्रफल से है। अगर दो समरूप त्रिभुजों का अक्षेत्रफल भी एक समान हो तो बच्चों वो सर्वांग सम बन जाएंगी। समरूप त्रिभुजें सर्वांग सम तभी बनेगी जब अक्षेत्रफल में एक जैसी हों। और सर्वांग सम जो त्रिभुजें होती हैं वो हमेशा ही समरूप होती हैं। क्यों भाई? क्योंकि जो सर्वांग सम आकृतियां होती हैं, देखो मैं बहुत सारी सर्वांग सम आकृतियां आपको दिखा रहा हूं, ये दोनों सर्वांग सम है, ये समरूप तो है ही, लेकिन समरूप आकृतियां ये दोनों मेरे पास समरूप हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं है। ये दोनों समरूप है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। रूप तो समान है। देखिए, 1 रुपए के पीछे 2 रुपए का सिक्का नजर आता होगा आपको, अगर इसको ढक नहीं सकता ये, क्योंकि दोनों का आकार अलग अलग है। दो ऐसी आकृतियां जो समरूप हैं, जो आकार में भी एक जैसी हैं, तो वो क्षेत्रफल में भी एक जैसी हो जाएगी। इसका मतलब वो सर्वांग सम बन जाएगी। इसलिए वो समरूप आकृतियां सर्वांग सम बन जाएंगी, एक जैसी बन जाएंगी, बिल्कुल एक जैसी बन जाएंगी यदि वो क्षेत्रफल में भी एक समान हो। जैसे एक और नए तरीके से देख लो, ये दोनों सर्वांग सम हैं। दोनों 500 रुपए के नोट आपके सामने हैं, देख लो, दोनों सर्वांग सम हैं, दोनों समरूप भी हैं। जो सर्वांग सम होंगे समरूप तो होंगे ही होंगे। अब ये दोनों समरूप हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल अलग अलग है, आकार अलग अलग है। अब मैं कुछ और आकृतियां आपको दिखा दूं। ये देखिए मेरे पास बॉक्स है, दोनों देख लो, दोनों बिल्कुल देख लो एक जैसे हैं, दोनों समरूप भी है, समरूप भी है और दोनों सर्वांग सम भी है। क्योंकि सर्वांग सम है तो समरूप तो होंगे ही होंगे। और आकृतियों में अगर हम जाएं और देखना, और आकृतियां दिखाता हूं मैं। मेरे पास ये देखिए वर्ग है, 2 वर्ग है, दोनों का आकार देख लो आप, बिल्कुल अलग अलग है, साइज दोनों का अलग अलग है। जब साइज अलग अलग है तो सर्वांग सम होने की बात हम कर ही नहीं सकते। सर्वांग सम की बात नहीं कर सकते जब तक आकार एक जैसा ना हो। जब दो आकृतियां देखने में ही बड़ी छोटी हैं, इसका मतलब वो सर्वांग सम तो हो ही नहीं सकती है। सर्वांग सम, अब बात करें समरूपता की। क्या ये समरूप है? क्या दोनों का रूप एक समान है? बिल्कुल एक समान है। दोनों सब, हर कोई, किसी का कोण 90 डिग्री का है, ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है। इसके सारे कोण, इसके सारे कोण वो भी 90-90 डिग्री के हैं, तो सारे बराबर हैं। एक आकृति के सारे कोण दूसरी आकृति के सभी कोणों के बराबर हैं, तो इसका मतलब दोनों का सिमिलर होना, समरूप होना बिल्कुल तय है। अगर कोण बराबर हो, अब पहचान बता देते हैं, कई बार अगर मिलती जुलती आकृतियां हैं, आपको पहचानने में दिक्कत आ रही है। गणित की भाषा ये कहती है, ज्योमेट्री आपको ये कहेगी कि अगर दोनों आकृतियों के कोण एक समान हो, चाहे वो त्रिभुजें हो, चाहे वो 4 भुजाओं की आकृति है, चाहे वो 5 भुजाओं की आकृति है, पंचभुज है, कोई षटभुज है, कोई भी कितनी ही भुजाओं की आकृति हो, अगर कोण एक आकृति के कोण दूसरी आकृति के कोणों के बिल्कुल बराबर है तो वो समरूप होंगी।
यही मेन परिभाषा है समरूपता की। देखिए अब मैं और आकृति ले रहा हूं। ये मेरे पास एक और 4 भुजाओं की आकृति है। ये एक और 4 भुजाओं की, ये भी 4 भुजाओं की आकृति है, ये भी 4 भुजाओं की आकृति है। 2 और आकृतियां 4 भुजाओं की। आप ध्यान से देखें, क्या आपको लगता है कि समरूप है? क्या इनका रूप, इनकी शक्ल एक जैसी लगती है? ये आपको पहचान होनी चाहिए अच्छे से। ये एक कैसी चतुर्भुज है? ये एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हैं और समानांतर भी हैं। समान भी हैं और समानांतर भी हैं। इसमें देखिए, क्या ये ऐसी आकृति है? क्या इसकी आमने सामने की ये भुजाएं तो दिख रही हैं, ये तो समानांतर है, समान नहीं है पर, और ये समानांतर भी नहीं है। हो सकता है माप के देखें स्केल के साथ, हो सकते हैं एक जैसी हो पर एक जैसी भी नहीं है। ये ना तो समानांतर है और ना ही समान है। तो ये 2 भुजाएं समानांतर है, ये बिल्कुल अलग आकृति है, ये अलग आकृति है। तो दोनों का रूप एक जैसा नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं है। दोनों के कोण भी एक जैसे नहीं है। इसमें तो ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी बच्चों 90 डिग्री का कोण बना हुआ है यहाँ पे। इसमें तो एक भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। सारे के सारे कोण एक आकृति के दूसरी आकृति के कोणों के बराबर हैं, तो आकृतियां समरूप होती हैं। अब इनका रूप एक जैसा नहीं है। इसको आप समानांतर चतुर्भुज बोलते हो और इसको क्या बोलते हैं आप? समलंब। समलंब समलंब है, इसकी 2 भुजाएं समानांतर होती हैं और दूसरी दो भुजाएं असमानांतर होती हैं। वो समानांतर ना हो। अगर ये भी समानांतर होगी फिर तो यही आकृति समानांतर चतुर्भुज बन जाएगी। तो ये समरूप भी नहीं है। अगर ये समरूप ही नहीं है तो सर्वांग सम की तो बात कर ही नहीं सकते। सर्वांग समता के लिए पहले समरूप होना पड़ेगा 2 आकृतियों को। ये देखिए और देखते हैं जो हम पढ़ेंगे। मेरे पास ये 2 आकृतियां हैं, 2 त्रिभुजें हैं। हमारे सिलेबस में मेनली त्रिभुजों को हमने बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ये 2 त्रिभुजें आपके सामने हैं। दोनों त्रिभुजें देख लो, छोटी बड़ी दिख रही होंगी आपको। अब इनको ये देखना है कि ये समरूप है कि नहीं, ये समरूप है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप देखते ही एकदम कह दो कि ये समरूप है, एकदम नहीं कह सकते हैं। देखने में जो अभी तक मैंने समरूपता आपको बताई है उसके अनुसार लगता है कि ये समरूप होंगी, क्योंकि रूप दोनों का समकोण त्रिभुज नजर आ रही है, दोनों का रूप एक जैसा लगता है, पर थोड़ी सी और बारीकियां भी जानना जरूरी है समरूपता के लिए। ये लगता है कि ये समरूप है, पर मैं कह रहा हूं ये समरूप हो भी सकती है और नहीं भी। मुझे ये मापना पड़ेगा कि क्या इसके तीनों कोण, इसके तीनों कोण और इसके तीनों कोणों के बराबर है। एक 90 डिग्री का तो मुझे बराबर दिख रहा है, दोनों का 90 डिग्री का कोण तो मुझे बराबर नजर आ रहा है, पर ये गारंटी नहीं है कि ये कोण इस कोण के बराबर हो। अगर मान लेते हैं, मैं आकृति बोर्ड पे बना के दिखाता हूँ आपको कि 2 आकृतियां मैं समकोण बनाऊंगा, देखने में आपको समरूप लगेगी। देखिए एक आकृति ये बनाई मैंने, ये आकृति बनाई और एक और आकृति समकोण बना रहा हूं। ये देखिए एक और आकृति समकोण बना दी मैंने। अब ये दोनों समकोण हैं, लेकिन दोनों समरूप नहीं है, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर नहीं है। ये कोण बराबर नहीं है, देखने में ही दिख रहा है। ये भुजा और ये भुजा बराबर है। मैं इसको 45 डिग्री का बोल रहा हूं क्योंकि ये भुजा और ये भुजा मैंने बराबर ली। तो ये कोण भी कितने का है? 45 का। ये कोण कितने का है? 90 डिग्री का। इसका बच्चों ये कोण कितने का है? 90 डिग्री का। और ये कोण कितने का? 60 डिग्री का। और ये कोण कितने का? 30 डिग्री का। ऐसे त्रिभुज, इसका नाम रखें हम ABC और इसका नाम रख दें DEF। अब त्रिभुज ABC समरूप नहीं है, काट दिया मैंने समरूपता का साइन। त्रिभुज DEF के समरूप नहीं है। समरूप कब होंगी? एक और आकृति से बना लूं, फिर बना रहा हूं त्रिभुज, फिर एक और आकृति मैंने बनाई, ये बना दी। देखिए दो, सिर्फ रूप नहीं देखना है, रूप के साथ हम उसके कोणों की भी बात करते हैं। अब की बार मैं नाम बदल देता हूं, PQR। मैंने यहाँ कोण कितने का रखा है? 45 का। यहाँ भी कितने का रखा है? 45 डिग्री का। एक और त्रिभुज बनाई, बेशक बड़ी बनाई, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये भुजा और ये भुजा बराबर रख लेता हूँ। इसमें ये भुजा बराबर रखनी है। ये कोण 90 डिग्री का, तो ये भी 45 का है, ये भी 45 डिग्री का है। अब त्रिभुज
त्रिभुज पी क्यू आर, ये समरूपता का साइन है, समरूपता का साइन है। त्रिभुज इसका नाम रखें एल एम एन, एल एम एन के समरूप हो गए। त्रिभुज पी क्यू आर और एल एम एन समरूप है, जबकि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप नहीं है। इसलिए बच्चों हम बात कर रहे थे कि सिर्फ यूं नहीं है कि एकदम देखते ही आप आकृतियों को कह दो कि रूप तो सब लग रहा है एक जैसा कि ये समरूप होंगी। समरूपता के लिए हमें बारीकियों से उनके कोणों को जानना जरूरी है। तो अगर हम परिभाषा की तरफ जाएं, बहुत सारे उदाहरण मैं और भी दे सकता हूं। क्या कि देखिए, एक पॉइंट बिंदु और दूसरा बिंदु एक और पॉइंट, दो पॉइंट हमेशा आपस में समरूप भी है और सर्वांगसम भी है, समरूप भी है और सर्वांगसम भी है। पॉइंट से जाए लाइन की तरफ, एक लाइन ये है, ठीक है, दूसरी लाइन ये है। मैं नाम रख दूं, इसका नाम रखा मैंने ए बी, इसका नाम रखा सी डी, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। दोनों समरूप हैं, दोनों का रूप एक जैसा है। पॉइंट, ये मैंने पॉइंट लिया था, बिंदु जिसकी हम बात करें, बिंदु रखा था मैंने, ठीक है। ये बिंदु, यहाँ पे लाइन की बात की हमने, रेखा की बात की, रेखा को चेक किया। दो भुजाओं की कोई आकृति नहीं बनती, दो भुजाओं की कोई बंद आकृति नहीं बनती है। तो मैं एकदम त्रिभुज पे जाऊंगा, 3 भुजाओं की आकृतियों पे जाऊंगा। त्रिभुजों का आपको उदाहरण ये दे दिया, पॉइंट नंबर 1 ये था। दूसरी बात मैंने रेखा के साथ बात की कि रेखा, सारी रेखाएं आपस में समरूप होती हैं। कोई भी रेखा कैसे भी खींच दो आप, एक रेखा दूसरी रेखा के समरूप मिलेगी, लेकिन सर्वांगसम नहीं मिलेगी। सर्वांगसम तब होगी जब दूसरी रेखा भी 5 सेंटीमीटर की हो। ए बी रेखा किसी दूसरी रेखा के सर्वांगसम तब होगी जो दूसरी रेखा भी 5 सेंटीमीटर की होगी। अगर अलग अलग लंबाइयों की रेखाएं होंगी तो समरूप सारी होगी, आपस में सारी रेखाएं आपस में समरूप होंगी। तीसरा पॉइंट हमने त्रिभुज का ये रखा। तीसरा पॉइंट त्रिभुजों में मैंने समझा ही दिया पहले आपको, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमने त्रिभुजों को पढ़ना है। ये त्रिभुजें समरूप नहीं है और ये दोनों त्रिभुजें समरूप हैं, क्योंकि दोनों के कोण बराबर हैं, जबकि दोनों समकोण थी। ये जोड़ा भी समकोण त्रिभुजों का था और ये जोड़ा भी समकोण त्रिभुजों का ही था। सिर्फ यूं ही नहीं देखना है, जैसे मैंने आपको कुछ आकृतियों से पहले समरूपता को बताया कि समरूपता यूं देखते हैं कि रूप समान है, रूप समान के साथ हमने कोणों को ध्यान से देखना है। अगर एक आकृति के सारे कोण दूसरी आकृति के सभी कोणों के बराबर हैं तो समरूपता की सबसे अच्छी परिभाषा है। अगर एक भी कोण अलग अलग है, इसका कोई एक कोण किसी दूसरी त्रिभुज का कोई एक कोण अलग अलग हो गया, तो इसका मतलब त्रिभुजें समरूप नहीं होगी। किसी भी आकृति की बात कर रहा हूं, वैसे तो अगर आप बहुत बारीकियों से समझें, एक कोण तो अलग होता ही नहीं है। किसी भी त्रिभुज के दो कोण मान लो एक जैसे हो गए, ये दो कोण एक जैसे हो गए, तो बच्चों तीसरे कोण को तो एक जैसा होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। जब दो कोण मान लो, ये कोण 90 का है, ये कोण आपका 60 का है और इसका ये कोण 90 का है और ये 60 का है, तो 90 और 60 कितने हो गए? 150 डिग्री। तो ये कोण कितने का बचेगा? 30 का। तो इसका भी ये कोण कितने का बचेगा? 30 का। अगर दो बराबर हो गए तो तीसरे को तो बराबर होना ही पड़ेगा। तो समरूपता में हम पढ़ेंगे, त्रिभुजों की समरूपता में सबसे पहला नियम है नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, वो समरूपता जाएगी ए समरूपता। क्या मतलब है ए समरूपता का? ए समरूपता का मतलब है कि एक त्रिभुज के पहला कोण, फिर दूसरा कोण और तीसरा कोण, इसलिए 3 बार ए लिखा है। त्रिभुज के तीनों कोणों बराबर हैं तो त्रिभुजें समरूप हो ही जाएंगी। इसी में से निकला हुआ दूसरा नियम, दूसरा जो नियम है समरूपता का, ये भी कह देते हैं ए समरूपता। ए समरूपता ये भी होता है। इसका क्या मतलब है? अगर एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के कोई दो कोण, एक कोण और दूसरा, ए फॉर एंगल, एंगल की वजह से ए लिखें। कभी आप सोचे कि ये कोई शीर्ष को ए लिखा,
एंगल से ए बना हुआ है, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंगल 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 मतलब कोण कोण कोण, और हिंदी में अगर मैं लिखूं कोण 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 समरूपता बोलेंगे, दो बार कोण कोण समरूपता हुई। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ए फॉर एंगल, इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, हिंदी में आप इसको कोण बोलते हो। तीसरी समरूपता है अगर भुजाओं का अनुपात, जैसे ये दो त्रिभुजें समरूप आपको दिख रही है, पी क्यू आर एल एम एन समरूप है, तो तीसरा जो अनुपात है भुजाओं का अनुपात, क्या एक भुजा को लिखा मैंने पी क्यू, उसकी भी भुजा को लिखा एल एम, पी क्यू भाग एल एम, पी क्यू बटे में एल एम बराबर आ जाए क्यू आर बटे में एल एन, यहां 3 लगाए तो यहां भी 3 लगा देंगे, बराबर आ जाए क्यू आर बटे में एम एन, और बराबर आ जाए तीसरा भी, वो कौन है पी आर, इस पे भी एक मार्क कर दिया मैंने, इस पे भी एक मार्क कर दिया, पी आर बटे में एल एन, इसको बोलते हैं भुजा और भुजा, यानी कि भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एस एस एस, एस को साइड, एक तीनों भुजाओं का अनुपात, साइड साइड साइड, एस एस एस, भुजा भुजा भुजा, यानी कि इस भुजा को इस भुजा से भाग करें, फिर इसको इससे भाग करें, और फिर इसको इससे भाग करें, अगर भाग करें अनुपात बराबर हो तब भी त्रिभुजें समरूप होंगी। अगर अनुपात बराबर हो गया तो कोण बराबर हो जाएंगे, अगर सारे कोण बराबर हो गए तो अनुपात भी बराबर ही आएगा। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीखने के लिए बनता है। चौथा और आखिरी नियम है, वो उसको हम बोलते हैं SAS, साइड एंगल साइड, क्या दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनके बीच का कोण, जैसे इस भुजा को इस भुजा से भाग करूं और इस भुजा को इस भुजा से भाग करूं, जब मैंने ये दोनों भुजाएं ली हैं और इसकी ये दोनों भुजाएं ली हैं तो कोण भी दोनों के बीच का ही लेना है, यानी कि कोई और कोण ले लो, इसलिए कोण को बीच में रखा है, साइड एंगल साइड। क्या लिखोगे आप हिंदी में, क्या लिखोगे इसको, बोलो भुजा कोण भुजा, ये समरूपता का चौथा नियम है। जैसे किसी भी त्रिभुज में इसी में मान लूं मैं, आपका बराबर होगा पी क्यू बटे में एल एम बराबर होगा पी आर बटे में एल एन, ये बराबर होगा, और कोई एक कोण एंड साथ में कोई एक कोण कौन सा, कोण पी बराबर होता कोण एल के, कोण P बराबर, ये कोण का निशान है, ये मैंने N लिखा है बच्चों, कोण L के अगर बराबर होता तो ये दो भुजाओं का अनुपात हो गया, उनके बीच का ही कोण हो गया, तब भी त्रिभुजें समरूप होती हैं। ये बच्चों मतलब है समरूपता, जो 10वीं क्लास में हम समरूपता पढ़ेंगे, यही 4 नियम है, इन्हीं को हम फॉलो करेंगे समरूपता। एक समरूपता को लिखने का तरीका होता है कि कैसे समरूपता को लिखा जाता है। जैसे मैं आपको यहां से एक सिंपल तरीके से लिख देता हूं, अगर मैंने पहले त्रिभुज को सपोज मान लो मैंने क्यू पी आर लिख दिया, पहले त्रिभुज को क्यू पी आर लिखा, बिना सोचे जो मर्जी नाम लिख दिया, मैंने जानबूझ के लिखा क्यू पी आर ऐसे करके लिख दिया, पी क्यू आर जानबूझ के लिखा। अब मैं आपको समरूपता लिखने का तरीका बता रहा हूं कि ये तो पता लग गया कि समरूपता होती क्या है, जिनका रूप समान है, या अगर परिभाषा पे जाए एक आकृति दूसरी आकृति के समरूप बन जाएगी अगर उस आकृति के सारे कोण दूसरी आकृति के सारे कोणों के बराबर हो, या भुजाओं का अनुपात बराबर हो। भुजाएं बराबर हो तो और भी अच्छी बात है, अगर भुजाएं बराबर होगी फिर तो सर्वांगसम हो गई। हर कोई सर्वांगसम आकृति समरूप होती है, लेकिन हर कोई समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होती है। नोट करने की बात है, सिर्फ वही समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, सिर्फ वही समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं जिनका आकार बराबर हो, जो क्षेत्रफल में भी बराबर हो, जिनका क्षेत्रफल भी बराबर हो, वही समरूप आकृतियां सर्वांगसम बनती हैं, बाकी नहीं। अच्छा, अब इस त्रिभुज को इसके समरूप लिखना है, मुझे ये देखना पड़ेगा जो मैंने पहला शीर्ष लिखा है त्रिभुज का क्यूब लिखा है, तो क्यूब कोण, ये जो क्यूब कोण है
जो दूसरी त्रिभुज LMN है उसके कौन से कोण के बराबर है, ये 90 का, ये 90 का, तो इसमें कौन कौन Q किसके बराबर है, M के, तो आपको Q के साथ M ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। फिर आपने Q के बाद कौन लिखा है, P लिखा है, P कितने डिग्री का, 45, इसमें P की जगह कौन है, L, तो आप यहाँ L ही लिखेंगे। फिर उसने कौन लिखा है लास्ट का, इसका आखिरी में तीसरा तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, तीसरा शीर्ष लिखने के लिए जब 2 लिखे गए, तीसरा तो बिना सोचे ही, बिना किसी लॉजिक के लिखे हैं, ऐसे लिखा जाता है। और अगर ऐसे समरूपता लिखी है और मुझे चेक करना कौन सा कोण किस कोण के बराबर है, तो पहला कोण पहले के बराबर होता है, दूसरे का कोण दूसरे के बराबर होता है ऐसे, और तीसरा जो कोण है, ये तीसरा कोण, ये मैं सर्कल डाल दूं, ये इसके बराबर ही होगा, ऐसा ही होगा। ये समरूपता को लिखने का नियम है। अगर आपने गलत तरीके से लिख दिया, यानी कि यहाँ पे QPR की जगह PQR लिखा है और यहाँ यही लिखा है MLN, इसका मतलब गलत लिखा गया। समरूपता को लिखना भी उसी तरीके से पड़ता है। ये अलग अलग क्वेश्चन पे हम बहुत सारी प्रैक्टिस ऐसे ही करते होते हैं, इसी तरह की प्रैक्टिस हम समरूपता में भी करेंगे। चलिए एक और छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर कर लूं, क्योंकि सबसे आसान एक थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है। जब समरूपता को आगे बढ़ाएंगे, मैंने 3-4 बारीकियां आपको सिखा दी हैं। क्या बारीकियां सिखा दी हैं, समरूपता होती क्या है, कोई भी आकृति समरूप कब होगी, समरूप बच्चों आकृति तभी होती है जब एक आकृति के सभी कोण, अब मैं सिर्फ रूप पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल बेसिक सिखाया था। मैंने इन दोनों को ये कहा था कि दोनों समरूप है, दोनों समरूप है, वास्तव में समरूप है। क्यों भाई, इसके सारे कोण देख लो 90-90 डिग्री के हैं और इसके सारे कोण बिल्कुल बराबर है, ये दोनों समरूप हैं। ये और ये भी समरूप हैं, ये और ये भी समरूप कह सकते हैं आप, क्योंकि इसके कोण और इसके कोण भी बराबर है। लेकिन एक केस में ये वर्ग है, अगर मैं दूसरी भी आयत उठा लूं तो समरूपता का अच्छा उदाहरण बनता है। ये तो एक वर्ग की आकृति हो गई, क्योंकि भुजाओं का अनुपात भी एक जैसा आएगा। इसको मैं इससे भाग कर दूं, इसकी भुजा को इस भुजा से भाग करूं, अगर भुजाओं का अनुपात एक जैसा है, सारे कोण बराबर हैं, ऐसी आकृतियों को समरूप बोलते हैं। 4 ही नियम है, कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल, समरूपता सबसे पहला नियम। और त्रिभुज के केस में 2 कोण बराबर हो गए तब भी समरूप हो गई, क्योंकि तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। फिर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो भी त्रिभुज समरूप होंगी। अगर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो कोण तो बराबर हो ही जाएंगे। SAS भुजा कोण, भुजा में 2 भुजाओं का अनुपात और तीसरा उनके बीच का कोण अगर बराबर है तब भी त्रिभुजें समरूप होती हैं। इसमें मैं एक छोटी सी थ्योरम का मीनिंग आपसे क्लियर कर लो। थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम, समानुपाती थ्योरम, आपने सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं। उसने क्या कहा था, मैं देखिए किसी दूसरे पेन को यूज करके कोई एक बिंदु यहां पे ले लिया और इसको मैं मिला लेता हूं ऐसे, ठीक है, यहां पे इसको मिला दिया, यहां से इसको मिला दिया और ये त्रिभुज बन गए। देखिए त्रिभुज बन गए बच्चों, नाम रख देता हूं, त्रिभुज का नाम रख दिया ABC। यहां जो इन 2 बिंदुओं काट के LN, वो थ्योरम क्या कहती है, थेल्स थ्योरम कहती है आपको। थेल्स थ्योरम कहती है कि देखिए अगर मैं AL को माप लूं, इस भुजा को माप लूं और इस भुजा से भाग कर दूं, LB से भाग कर दूं, ऐसे ही AL को MC से भाग कर दूं, जो इसको इससे भाग करने से आएगा, जो AL को LB से भाग करने से आएगा, एग्जैक्टली सेम वही आंसर AM को MC से भाग करने पर आएगा। थेल्स थ्योरम ने कहा कि अगर मैं किसी भुजा के बराबर आधार के समानांतर कोई रेखा खींच दूं त्रिभुज में, तो समान अनुपात में बांटती है, इसका अनुपात और इसका अनुपात एक समान होगा। अगर मैं यहाँ की बजाय अगर मैं यहाँ से काट लूं, ये तो आपको बीचों बीच लग रही होगी, अगर मेरी रेखा यहाँ से होती तो अब मैं इनका नाम रख दूं YZ रख दिया। देखिए YZ, तो AY और YB, AY को YB से भाग दूं, AZ को AC से भाग दूं, तब भी अनुपात बराबर आएगा।
समानुपाती थ्योरम थेल्स थ्योरम कहती है। थेल्स थ्योरम, थेल्स मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, उनके नाम से थेल्स परवेज थेल्स थ्योरम। समानुपाती थ्योरम को बोलते हैं, समान अनुपात में बांटती है। अगर किसी भुजा के समानांतर आधार के समानांतर मैं कोई भी रेखा खींच दूं, दूसरी दो भुजाओं को, दूसरी दो कौन, ए बी और ए सी को समान अनुपात में बांटती है। समान अनुपात, जितना इसको सारी, अगर इसको मैं इससे भाग करूं और इसको इससे भाग करूं, जेड सी से भाग करूं, बराबर आएगा। या ए वाई को ए बी से भाग कर दूं, ए जेड को ए सी से भाग कर दूं, तब भी अनुपात बराबर आएगा। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स मतलब उल्टा। कैसे? अगर अनुपात बराबर हो, अगर कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती हो, कैसे? मान लो ए वाई बटे में वाई बी बराबर है ए जेड बटे में जेड सी। अगर अनुपात बराबर है तो ये जो वाई जेड रेखा है ये बी सी के समानांतर होगी। दोबारा सुनते हैं, थेल्स ने क्या कहा था? थेल्स गणितज्ञ मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा था कि समानुपाती थ्योरम के रूप में उसने कहा कि अगर मैं किसी भुजा में कौन, आधार के समानांतर कहीं से भी कोई रेखा खींच दूं, वो दूसरी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। समान अनुपात में बांटेगी, समान हिस्सों में बांटेगी। जो इसको इससे भाग करने से आएगा, वही दूसरी भुजा के छोटे हिस्से को बड़े हिस्से से भाग करने से आएगा। और इसका कन्वर्स भी सही है। अगर दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट दे कोई भी रेखा, तो इसका मतलब वो रेखा आधार के समानांतर होगी। ये भी जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि देखिए ये त्रिभुज है और क्या हुआ कि आप ऐसे चली गई, ये अनुपात और ये अनुपात और ये इसके बराबर हो और ये समानांतर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये अनुपात ही बराबर नहीं होंगे, फिर ये उस केस में अनुपात ही बराबर नहीं है। तो इस तरीके से समानुपाती थ्योरम को हम और आगे तक पढ़ सकते हैं। इनके प्रूफ भी हैं, उससे रिलेटेड फिर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में बच्चों हम ये सब डालेंगे। ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे हम। ठीक है।